नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एक्सप्लेन पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। और आज फिर हम एनसीईआरटी का 6th क्लास का सेकंड यूनिट कवर करेंगे। चूँकि इससे पहले 2 वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी थी, आज सेकंड यूनिट हम पढ़ेंगे। और जो सेकंड यूनिट है वो है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी कि अगर ये खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, अगर खड़ी लाइनें हैं तो वो लॉन्गिट्यूड है, और अगर आड़ी लाइन है तो वो लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम आज पढ़ने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है यूनिट 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके का एक ग्लोब होता है और इस ग्लोब को अगर हम देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये सबको पता है, ठीक है। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और अगर देखा जाए तो हमारी जो पृथ्वी है ये उत्तरी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आप इसकी कल्पना करें और आप इसको अच्छे से देखें, समझें कि हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर ऐसी तिरछी है, ठीक है। इस कारण जब सूर्य होता है, ठीक है, यहां पर जब सूर्य होता है तो सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, तो इस हिस्से में दिन होता है, ठीक है। इस हिस्से में क्या होता है बेटा, दिन होता है। ये चीज इधर दूर है और इस हिस्से में दिन होता है। और जब अपने राउंड पूरा कर लेती है तो ये वाला पोर्शन आगे आ जाता है, ये पोर्शन पीछे आ जाता है। हमें पता है हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जब पृथ्वी घूमते हुए यहां तक आती है तो ये वाले क्षेत्र पर उजाला पड़ता है, तो यहां पर दिन होता है, यहां पर रात होती है। तो इस तरीके से आपने ये चीज भी देखा होगा कि उगते हुए सूरज का देश जापान को बोलते हैं, डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये ना मत देखना कि भाई ये जो पृथ्वी है हमारी बिल्कुल स्टिक नहीं, बिल्कुल मतलब सीधी नहीं है, ये अपने अक्ष पर तिरछी है। और इस ग्लोब का जो पॉइंट है ना, यहां से आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा, हमारी जो पृथ्वी है पूरी तरीके से गोल नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे कोई फुटबॉल है, मैंने कल भी बताया था आपको, जैसे फुटबॉल है उसको अगर हम यहां से दबाव करके ऐसे थोड़ा दबा दें, है ना, ऊपर से ऐसे दबा दें, हम उसको ऐसे दबाएंगे तो आप फुटबॉल को ऐसे दबाओगे तो वो शेप हमारी पृथ्वी का है। अब बोलते हैं अक्षांश और देशांतर वाला आपका जो टॉपिक है उसमें क्या होता है, सबको पता है अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आपको अक्षांश और देशांतर का सबसे बड़ा महत्व ये रहता है कि हम ये देख सकते हैं कि इसमें हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि मतलब उसका एक अक्षांश देशांतर बनाए क्यों गए हैं, क्योंकि उनके बनाने से हम किसी भी कंट्री की पोजीशन पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहां पर है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अपन समझेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है, क्योंकि यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। मैंने आपको उत्तर और दक्षिण पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखाई देती होगी? तो अपन कल्पना ही कर सकते हैं कि ये किसी बॉल को लेकर और उसको दबाव बना के। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, क्योंकि अब ग्लोब को आप लोगों ने सबने देखा होगा और एक इमेज मैंने अभी आपको बताई कि भैया वो ग्लोब है। वो थोड़ा सा इमेज थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा आपको दोनों, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखेंगे अपन उसको और क्लियर करेंगे। तो कहने का मतलब, उस ग्लोब को किसी भी ग्लोब को आप देखते हैं तो आपको उसको देख के समझ में आएगा कि हमारी पृथ्वी की पोजीशन किस तरीके की है, ठीक है। दूसरा, इसमें अगर देखा जाए तो ग्लोब को देखने का बात रखा है और कोई ज्यादा विशेष इसमें फैक्ट है नहीं, पर इतना है कि हमारी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, बड़े भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पॉकेट में रखने वाले भी हो सकते हैं। छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब,
जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूम सकता है, कुम्हार का जो एक घड़ा बनाने वाला जो चाक होता है उसको घुमाते हैं, तो उसके द्वारा जो घुमाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, और इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं को, रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होगी। बस किसी भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए, उसकी स्थिति पता करने के लिए ही हम कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से है, बढ़िया शानदार मजा आएगा अगर आप अच्छे से उसको पूरा मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो। और मैं एक बात और बता देता हूं आपको, क्योंकि आपकी क्लास चल रही है और क्लास में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, ये वही बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको रोज नॉलेज मिल रही है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज से काफी सारी नॉलेज बढ़ जाएगी। आपके पास बुक होगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, पूरी बुक मिल जाएगी। पर क्या आप शुरू से लेके लास्ट तक क्या उसको रेगुलर पढ़ोगे? मैं गारंटी देता हूं आप नहीं पढ़ोगे। आप अगर ये सोचो 6 क्लास की मुझे अभी खत्म करनी है, देखो ये अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ेंगे या 100% खत्म नहीं करेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं 10% स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो मन में विश्वास बना लें और वो पूरा पढ़ लें। लेकिन क्लास चलेगी ना तो थोड़ा थोड़ा आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक चैप्टर आपने फिनिश कर लिया, पर क्या इतने सालों से, इतने दिनों से आपने कभी सोचा कि हम इसको पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे? लेकिन 2 दिन की क्लास आपने अटेंड की और 2 दिन की क्लास में आपने उसको कंप्लीट किया। मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, आप कंप्लीट करिए और आपको बड़ा मजा आएगा उस चीज को समझने में, क्योंकि किताब से पढ़ना अलग है और टीचर के मुंह से उस चीज को सुनना और प्लस देखना और सोचना वो अलग है। क्योंकि केवल किताब पढ़ने से ही आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आपको उसको सोचना भी पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, तब आप उन चीजों को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ाई में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं अक्षांश देशांतर की बात चल रही है। अक्षांश देशांतर को हम अच्छे से समझेंगे और इसमें भी, इस चैप्टर में से भी हम कुछ क्वेश्चंस जरूर निकालेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पेपर में आने लायक हैं। ठीक, देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ठीक है, एक सुई है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। मैं इस चीज को आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये इस सुई की बात कर रहे हैं बेटा, इस सुई की बात कर रही है, इस सुई की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो ये पॉइंट जो है ये पूरा यहां से यहां तक है, ठीक है, या फिर ये पॉइंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर यहां पर कुछ कसा हो तो मतलब यानी कि आप इस सुई को लेके चलो। ये जो सुई है इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, बढ़िया आराम से चारों तरफ घूम रहा है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए मान लीजिए आपने एक सुई का उपयोग किया है। ठीक है, एक सुई का उपयोग इस पर किया गया है, वो इस तरीके से है। ठीक है, तो इस सुई की बात कर रहे हैं कि एक बारीक सुई है। ठीक है, देखिए, तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहा जाएगा। आपने देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर, ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब, ये आपका एक क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, इसको अपन को याद रखना है। अगर आपसे ये पूछते हैं बेटा कि आपकी जो पृथ्वी है वो किस तरीके की घूमती है, वो पूरब से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूरब घूमती है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पश्चिम से पूरब घूमती है। वो बात अलग है कि बोले सूर्य किस दिशा से उदय होता है, बोले पूरब से, लेकिन बेटा ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी, और इसको पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, क्योंकि एक ग्लोब को स्थिर करने के लिए हमने ऐसा किया है, क्योंकि उसको समझना है। वैसे वास्तविकता में पृथ्वी में कोई सुई नहीं है, पृथ्वी किसी चीज से जुड़ी नहीं है, पृथ्वी एक हवा में लटकी हुई है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, ये सब समझते हैं हम। सुई नहीं होती, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो काल्पनिक रेखा है। ठीक है,
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं बेटा भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर भी बोलते हैं यानी कि भूमध्य रेखा। हाँ, भूमध्य रेखा के लिए एक और नाम प्रयोग किया जाता है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, एक और विषुवत रेखा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं, जो मैंने आपको लिख दिया था उधर। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो है वो दक्षिण भाग वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोल देंगे। ये दोनों आधे भाग होते हैं, मतलब इनके आधे भाग होते हैं, और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है, क्योंकि इस पर सेंटर पर जो भी कंट्री होंगी उन कंट्रियों को हम बता सकेंगे और हम एक कल्पना कर सकेंगे कि ये जो कंट्री हैं वो एक सीक्वेंस में हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखो इसको समझना जरा, क्या लिखा हुआ है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखा कहते हैं। ये चीज में अभी आगे आपकी इमेज आएगी तो उस चीज को मैं आपको बताऊंगा, अभी इमेज आएगी इसके बाद में। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समान अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये इमेज आ गई आपके सामने, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, इसको अपन, ये विषुवत रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। अब चूंकि इसमें मेन लाइनें इंडिकेट की गई हैं, वैसे अगर देखा जाए तो जो आड़ी लाइनें हैं तो अक्षांश देशांतर की श्रेणी में आती हैं। तो ये अक्षांश हैं आपके, इनको अपन क्या बोलेंगे? अपन अक्षांश बोलेंगे। ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे, अभी इसको और समझेंगे अपन आगे। तो मेन है, इसको समानांतर रेखा भी बोल सकते हैं। समानांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें ये लाइनें जो है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। ये लाइनें कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो आप इस चीज को भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझना, एक बार और पढ़ लेते हैं। विषुवत वृत्त किसको कहा जाता है? जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, बिल्कुल। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश होंगे यानी कि जो लैटिट्यूड होगा उसको किसमें? एक अंश में मापा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विषुवत वृत्त शून्य अंश, जो विषुवत वृत्त है वो शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि वो 0 डिग्री, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होता है, तो 1/4 होगा। इसमें भी वो क्वेश्चन बना देगा कि वो 2/3 होता है कि 1/3 होता है या 1/4 होता है। तो इस चीज को भी आप समझ लेना, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं। अच्छा देखो, समुद्र है, समुद्र में जाके समुद्र में डूब के अपन को मोती निकालना पड़ेंगे। इतना सारा पढ़ोगे, उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु को आपको निकालना पड़ेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु निकालेंगे वही आपके काम में आने वाले हैं। थ्योरी हम अपने हिसाब से सब जमा के लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स को पहले दिमाग में रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम 50 लाइनों का एक पूरा 30 शब्दों का कोई वो बना रहे हैं, उन 30 शब्दों में से कम 15 शब्द हमारे काम के हों, तो ये समझ लो आपका जो 30 शब्दों का आप आंसर दे रहे हो एक रिटन एग्जाम के अंदर, तो आपको वो 30 शब्दों की पूरी महत्व बढ़ जाएगा। तो मेन है,
50% से अधिक ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना है कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आपने ऐसे ही बना के लिख दिया, क्योंकि ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। कॉलेज में आप गए और जो तुम्हें दिमाग में आया तुमने कुछ भी लिख डाला, और दूसरा उन्होंने 30 शब्दों को बोला था तो आपने गैप कर करके, तो कहीं ना कहीं एक, जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो मेंस के एग्जाम में शब्दों का बड़ा महत्व होता है कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इसी चीज को समझते हैं कि कॉलेज की तरह इसने ऐसे ही कुछ भी बड़ा चढ़ा के तो नहीं लिख दिया है। तो अगर आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि हम जब पढ़ते हैं, आप देखना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं। अगर आप कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं और आप अगर पूरी लाइनें, इतना आपने एक पैराग्राफ लिखा है, और अगर उस पैराग्राफ में इन चीजों को, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको अगर आप अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट कर दिया, और सामने वाला देखेगा कि हाँ यार वाकई में ये पॉइंट अच्छा है और इसने बढ़िया, तो आपको वो नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा। अब आपने ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और मेन पॉइंट तो लिखे ही नहीं। कहने के लिए हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं अपनी बात को। क्या बोल सकते हैं कि आड़ी लाइनें जो होती हैं वो अक्षांश होती हैं, खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर होती हैं, और बीच में जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। इतना कह के बात खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम से हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों के ओर जो समानांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, या जो अक्षांश होते हैं उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं, और जो बीच में जो भूमध्य रेखा होती है, जो लाइन है, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जरूर बांटती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसका 1/4 हिस्सा इंडिकेट करती है। तो ए पॉइंट जो होंगे वो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। ठीक है, बात ये नहीं कि केवल मेंस को लेके आप चीजों को पढ़ रहे हैं या प्री को लेके पढ़ रहे हैं। बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस हमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ध्रुवों के बीच की दूरी, जो ध्रुवों के बीच की दूरी यानी कि लिखा हुआ विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो होगी उसके चारों ओर वृत्त का 1/4 है। ठीक है, अतः इसका माप होगा 360। ठीक है, अंश का 1/4 यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और जो 90 डिग्री, ठीक है, 90 अंश जो है वो दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। ये 180 हो गया, वो 360 हो गया। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, और जो दक्षिण में होंगे उसको दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। बिल्कुल उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इमेज आ गई, और इमेज में आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से कहां नॉर्थ पोल है, कहां पर साउथ पोल है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव इधर आएगा। अगर वैसे अगर देखते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल स्थिर गोल करते हैं तो हमें लगेगा कि ये उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिण ध्रुव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी तिरछी है। तिरछी है तो बेटा कितनी है? लगभग 23.5 डिग्री। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है इस तरीके से। इसलिए नॉर्थ पोल उधर आएगा, साउथ पोल इधर आएगा। अगर आपने एक और बात सुनी होगी कि जो ध्रुवों पर 6-6 महीने में दिन रात होती हैं, यानी कि ध्रुवों पर 6 महीने, ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होगी। ठीक है, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। कहां? ध्रुवों पर। ठीक है, तो ये चीज को भी समझना कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6-6 महीने में दिन रात होती है। अब जो इधर है ना तो प्रकाश पड़ रहा है, ये तो इधर पीछे पड़ गया, पीछे पड़ गया ना, तो ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अंधेरे में है। ठीक है, लेकिन जब एक स्थिति आती है कहीं ना कहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम ही रही है, राउंड ले ही रही है, उसका एक पूरा राउंड कंप्लीट कर ही रही है। ठीक है, तो जब पूरा राउंड कंप्लीट करेगी तो कहीं ना कहीं वो स्थिति भी आ जाएगी उसकी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पर होगा, यानी कि एक जगह वो होगी जहां पर 6 महीने तक अंधेरा ही रहेगा, एक जगह वो होगी जहां पर 6 महीने तक उजाला रहेगा। मतलब इस तरीके से 6-6 महीने में दिन और रात होती है उत्तरी ध्रुव में। अच्छा पॉइंट है, नोट कर सकते हैं कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। आप समझ सकते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। स्वाभाविक है, अगर हम एक टॉर्च जला के यहाँ पर रखते हैं तो उसका उजाला यहीं पर पड़ेगा, यहाँ तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा जब तक टॉर्च जली यहाँ पर। लेकिन ये अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन घूमते घूमते ये राउंड भी ले रही है। और एक स्थिति ऐसी भी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की जो पोजीशन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 1 साल पूरा कर लेती है।
तो 6 महीने बाद एक स्थिति वो हो जाती होगी, कहीं ना कहीं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा घूम के इधर आ गया, ये हिस्सा इधर आ गया, मतलब राउंड तो ले ही रही है पृथ्वी, तो वो स्थिति आ जाती है कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात की पोजीशन बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है हमारे पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण और दूसरा सूर्य की परिक्रमा करने के कारण। ठीक है, अब यहां से मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो काम के हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से जैसे हम इधर जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, जब उत्तरी ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो अक्षांश की जो कहीं ना कहीं लेंथ है, लंबाई है, वो होगी, वो बढ़ेगी, हमेशा ध्यान रखना। और जब हम भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है यानी विषुवत व्रत लिखा हुआ है, विषुवत व्रत यानी कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, जब इस भूमध्य रेखा से हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, तो इनकी जो लेंथ है ना वो कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। हालांकि आपको इस इमेज में ये है, लेकिन फिर भी हम एक लाइन यहां पर भी ऐसी डाल सकते हैं, एक यहां पर भी ऐसी लाइन डाल सकते हैं, एक यहां पर भी ऐसी लाइन डाल सकते हैं, एक यहां पर भी एक ऐसे लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से, अब इसमें भी ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये आपके अक्षांश बना दिए गए हैं, ये आपके अक्षांश हो गए हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये तो बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है, भूमध्य रेखा है, यानी कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा से जब उत्तर की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो उत्तर की ओर भी वो कम होती जा रही है और दक्षिण की ओर भी कम होती जा रही है। या दूसरे शब्दों में बोले कि जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई बढ़ेगी और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश की लंबाई घटेगी। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, चाहे तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, इमेज को देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठेगा। अब यहां से हम भी कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो आपके काम के होंगे। ठीक है, यहां तक का तो आपको समझ में ही आ गया होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसमें कहीं ना कहीं इस चीज को, जब ये वाला उत्तरी ध्रुव होगा तो ये लिखा हुआ है उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध, और ये क्या लिखा है दक्षिणी, यानी इस हिस्से में बहुत ज्यादा बर्फीला क्षेत्र होगा, बिल्कुल होता है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि शीत व्रत है, यानी कि यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिण, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन बोलते हैं हम यहाँ पर बोलते हैं हम अंटार्कटिका, क्या बोलते हैं अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये आर्कटिक ओशियन है, ये अंटार्कटिका है, और इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं खासतौर से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर तो बिल्कुल कहीं ना कहीं माइनस में टेम्परेचर रहता ही है, वो आपको पता है। ठीक, अब आते हैं हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उत्तरी ध्रुव व्रत होगा, तो उत्तरी ध्रुव की स्थिति जी होगी। ठीक है, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसको क्या बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। देखो ये तो रहा शीत कटिबंध है, उत्तरी तो शब्द लगा हुआ है, उत्तरी को छोड़ो, आप ये जो बीच के शब्द हैं इनको ध्यान रखो, क्योंकि इसमें अभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मान लो एक इमेज दे दी और उसमें आपसे पोजीशन पूछ ली, बताओ कि उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र कौन सा होगा इसमें इमेज में, उन्होंने यहाँ पर नंबर डाल दिया, पहला दूसरा तीसरा, मतलब इस तरीके की भी लॉजिक हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इस बात की। ठीक है, तो उत्तरी शीत कटिबंध आएगा, फिर उत्तर ध्रुव व्रत आएगा, फिर शीतोष्ण कटिबंध आएगा। तो इतना एरिया जो है वो एक तरीके से उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये पूरा व्रत बना हुआ है तो उत्तरी ध्रुव व्रत हो गया इस तरीके से, और फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी ठंडे क्षेत्र एक प्रकार से। अब और फिर जैसे ही हम बीच में पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें मिलेगी कौन सी कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है, फिर भूमध्य रेखा है, फिर मकर रेखा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा ये। ठीक है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और फिर ये आ जाएगा आपका इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर आ जाएगा भूमध्य रेखा, और ये आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि
ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में हमेशा कर्क रेखा होगी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में हमेशा मकर रेखा होगी। ठीक है, हमें पढ़ने से बचना नहीं है, जितना ज्यादा हम रुक के पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही हमारे दिमाग में चीजें बैठेंगी। हमेशा तेज नहीं भागना है, तेज भागोगे तो हो सकता है आप गिर जाओ, लेकिन पैरों को संभाल के रखोगे, सही से रखोगे, ना ज्यादा स्लो चलना है ना ज्यादा फास्ट चलना है, बस अपनी एक स्पीड को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जितना ज्यादा समय दे सकूं उतना समय दूंगा। मेरे को ये नहीं है कि मैं जल्दी से इसको फिनिश करके आगे बढ़ जाऊं, हो सकता है इसमें से भी आपकी कोई काम की चीज मिल जाए आपको। हम बोलते हैं कि भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो उसका जो एंगल है वो कहां पर है, वो कर्क रेखा पर है। ठीक है, और मकर रेखा पर है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कहीं ना कहीं एक एंगल बन रहा है। क्योंकि अगर हम एक, आपने देखा होगा जब हमारे पास एक पूरा ड्रम बॉक्स था, उसमें अपन एक शुद्ध हिंदी में बोलते थे एक चांदा। अब भाई मेरे को इंग्लिश में नहीं पता है कि उसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है तो वो चांदा होता था और उसमें इस तरीके के ये पॉइंट्स बने हुए होते थे कि कौन सा डायग्राम बनेगा, वो कोण वगैरह बने होते थे। ठीक है, तो इससे अपन एक तरीके से उसमें नंबर डले होते थे। अगर हम इसको घुमा दें, अपोजिट कर दें, तो एक यही डिग्री इधर से ही बनेगा और यही इधर से बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इसको फिर अपन उल्टा भी रखेंगे तो 23.5 डिग्री इधर से जाएंगे, उत्तरी भाग में जाएंगे, तो ये कर्क रेखा 23 डिग्री। ठीक है, और इधर उसको अपोजिट कर देंगे तो मकर रेखा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तर अगर जाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर, तो वो कर्क रेखा बना दी, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा बना दी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और यहां पर अगर देखा जाए तो 66.5, यानी कि जो उष्ण कटिबंध पर जो वृत्त बन रहा है, अगर आपने इसको ही बनाना सीख लिया, इसी को ही बना दिया ना, तो ये समझ लो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। तो इसका कहीं ना कहीं एक इमेज जरूर बनाने की कोशिश करना, आप बढ़िया से अलग से बनाना, बड़ा मजा आएगा। और सारी चीजों को ध्यान रखना है कि कौन सा कहां पर है। अगर आपने ये वाला पोल अगर कंप्लीट कर लिया तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा। हम शुरुआत करेंगे यहां से, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा क्योंकि इसको ऐसे कवर करेंगे। उसके बाद में फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध, इतना यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, बिल्कुल है। जैसे हम रूस को ले लें, हम रूस है तो रूस के अंदर टेम्परेचर आप समझ सकते हो, साइबेरियन पक्षी वहां पर रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो वो साइबेरियन पक्षी जो है वो हमारे इलाके में आते हैं अंडे देने के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए होता है क्योंकि वहाँ पर झीलें पूरी तरीके से जम जाती हैं, यहाँ पर उन्हें जो पानी है एक लिक्विड फॉर्म में मिल ही जाता है। तो इस कारण से भी वो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रवासी पक्षियों को जिसे हम बोलते हैं, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा। ठीक है, अब इसमें ये इन तीनों चीजों को अपन को याद रखेंगे। इसको वृत्त बनाएंगे तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, फिर कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद में उष्ण कटिबंध है। उष्ण का मतलब बेटा गर्म होता है, उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म होता है, वार्म। ठीक है, तो ये उष्ण यानी गर्म। आपको पता है कि इस एरिया में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, जो अपन अभी जो कर्क रेखा से लगे हुए जो भी क्षेत्र हैं, क्योंकि कर्क रेखा जो है हमारे राज्यों से होकर गुजरती है, हमारे हिंदुस्तान से होकर गुजरती है। तो हमारे हिंदुस्तान का जो टेम्परेचर है, तो कहीं ना कहीं हम इस टेम्परेचर के अंदर रहेंगे। तो उष्ण कटिबंध यानी कि या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है, तो ये वाला एरिया हम कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, और फिर ये विषुवत रेखा है, इतना एरिया अपन उस पर करेंगे, ये विषुवत रेखा होगा, विषुवत रेखा वाला पॉइंट हो गया। विषुवत रेखा के ठीक नीचे मकर रेखा होगा। अब देखो जैसे ऊपर पॉइंट बने थे नीचे भी पॉइंट बनेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, बस इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा यहां तक का तो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसमें हम जाते हैं तो एक उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को इंडिकेट किया है, जो विषुवत रेखा है, ऊपर बढ़ेंगे तो ये विषुवत रेखा ये दर्शा रहा है कि जब आप विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इसमें इनकी जो कहीं ना कहीं इनकी जो दूरी है ना, ये वाला जो, तो ये क्या होगा, उत्तर की ओर जाएंगे तो भी कम होता जाएगा, दक्षिण की ओर जाएंगे तो भी वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहां तक का बेटा क्लियर कर लेना,
नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा, क्या लिखा हुआ है, अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, या सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, ठीक है, चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी दक्षिण अमेरिका में वेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। ठीक है, हम अपने भारत में एक महाराष्ट्र की पोजीशन देखते हैं, महाराष्ट्र कहां पर है, और महाराष्ट्र से बिल्कुल लेफ्ट में चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो आपका दक्षिण अमेरिका वाला, ठीक है, जो ब्राजील है, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा जो है हमारे भारत से भी होकर गुजरती है तो कहीं ना कहीं उधर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि ब्राजील जो है वो एक दक्षिण अमेरिका वाला जो क्षेत्र है तो उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्राजील का एरिया बड़ा है, तो वहां पर दोनों मकर रेखा और वो कर्क रेखा वाला एरिया भी वहां से निकले। वो अपन अभी सब देख लेंगे, सब समझ लेंगे, मैप आएगा पूरा, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से देश हैं। ये भी हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी कराते हैं तो इन देशों के नाम भी याद करा देते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है। लगभग 19 देश होंगे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरेगी, और लगभग 10-11 देश होंगे जहां से मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यानी 10 देश ऐसे होंगे जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा जहां से गुजरेगी। लेकिन कर्क रेखा से लगभग 19 देश होंगे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरेगी, तो उनको आपको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील या दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे, तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर वाला क्षेत्र है और ब्राजील का जो है वो बेलो होरिजोंटे है, दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में है यानी कि कर्क रेखा पर है। ठीक है, विषुवत वृत्त के 20 अंश ऊपर। अच्छा, इन दोनों को एक वो कर्क रेखा पर है, कौन सा, हमारा भारत, और ये ब्राजील जी हो गया मकर रेखा पर, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को इंडिकेट किया है कि ये 20 डिग्री पर तो हैं लेकिन वो उत्तरी क्षेत्र में यानी कर्क रेखा में है और ये दक्षिणी यानी कि मकर रेखा में है, तो वो उत्तर में है और ये दक्षिण में है। ठीक है, एक सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि ब्राजील जो है मेरे को अभी भी याद है कि जो ब्राजील जो है अर्जेंटीना है, आपका चिली है, ठीक है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, चिली है, यहां से मकर रेखा होकर गुजरती है। कौन सी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ब्राजील आएगा, अर्जेंटीना आएगा और चिली आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा मेडागास्कर भी आ जाएगा, मेडागास्कर आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से भी मकर रेखा। आप तो बिल्कुल देख लेना, इनका एक सीक्वेंस देख लेना मैप उठा के, जो मैं देश बोल रहा हूं वही देश निकलेंगे बिल्कुल गारंटी से। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 डिग्री उत्तर में चले जाओ तो आपका कर्क रेखा पर मारा है तो 20 डिग्री पर ही है, लेकिन यहां पर ब्राजील का हॉरिजॉन्टे जो नगर है वो भी 20 डिग्री पर है लेकिन वो दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहां तक का क्लियर हुआ। उत्तर में एवं बेलो हॉरिजेंटी विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश पे और बेलो हॉरिजॉन्टे जो है वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, आगे चित्र देखेंगे। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, बिल्कुल घटेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेंगे, तो ये चीज हमने इमेज में समझ ली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, 4 और भी हैं समानांतर रेखा, उनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जी हमने ऊपर इमेज में देख लिया था बेटा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, लिखा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री। इमेज में आपने देख लिया था तो समझ में आ गया होगा, एक बार और अपन इमेज को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विषुवत वृत्त के लगभग 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के लगभग 62.5 डिग्री पर दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। याद आ गया होगा बेटा आपको, पूरा याद आ गया होगा क्योंकि आपने अभी इमेज देखी है।
और ये चीज को हमने अभी डिस्कस किया था तो याद आ गया होगा। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, यानी कि सूर्य की जो कहीं ना कहीं जो किरणें पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या लिखा हुआ? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सूर्य वर्ष में एक बार, एक साल में एक बार किस क्षेत्र में आएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी कि भूमध्य रेखा में, इसलिए उसको भूमध्य रेखा बोला गया है। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उष्ण कटिबंध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर साल में एक बार सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कहीं ना कहीं टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ये चीज बेटा अभी आपने पढ़ी है, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। देखिए, ये हमने इमेज देखी थी अभी, सारा वही का वही है। उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र जो अपन पढ़ रहे हैं, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला जो हिस्सा होगा उसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। ठीक है, वो आपको याद आएगा। कर्क रेखा का 23.5 डिग्री है, अभी पड़ा हुआ है। और जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, ये उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल इस पॉइंट को 62.5 डिग्री नहीं बोलना है, ध्यान रखना। यहाँ तो अपन 90 डिग्री बोल रहे हैं एक तरीके से, यहाँ 90 डिग्री आ गया, यहाँ 90 डिग्री आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर जाते हैं तो इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आपका कहीं ना कहीं 6.5 डिग्री, यानी कि ये वाला जो व्रत होगा वो 66.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लें बेटा अच्छे से। ठीक है, देखिए, तो इसमें मैंने जो आपको बताया ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण की बात कर रहे थे। चूंकि एक इमेज बनी हुई है, आपको हो सकता है वो इतना ज्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉर्च है और इस टॉर्च को जब हम जला रहे हैं तो इसकी किरणें पड़ रही हैं इस पर। तो इसमें एक चीज लिखी हुई है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। ठीक है, यानी कि सीधी जब होगी कोई भी सतह तो उस पर टॉर्च का जो प्रकाश है तेज पड़ेगा सीधी जगह पर और कम क्षेत्र में फैलेगा। लेकिन जब यही चीज को हम जब तिरछा कर देंगे तो इस पे सूर्य का जो प्रकाश होगा यानी टॉर्च का जो प्रकाश होगा वो ज्यादा फैलेगा। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमारी जब पृथ्वी जब तिरछी है ना तो उसमें जो प्रकाश है ना वो, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ये तो पता ही है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तिरछा अगर उसको कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा एरिया वो कवर करके चलेगा। तो इसलिए ये जो इमेज है ये इमेज इसी चीज को इंडिकेट कर रही है, आगे भी होगी देखें। ठीक है, अब इसको तिरछा कर दिया तो आपने देखा ये सर्किल तो है, इसकी विड्थ बढ़ गई है, यानी ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। यानी कि तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम और तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलेगा। तो प्रकाश तो कम होगा लेकिन कहीं ना कहीं कम तेज होगा, उधर तेज ज्यादा होगा। सीधी होगी तो उस पर तेज प्रकाश पड़ेगा, तिरछा होगा तो उसमें ज्यादा तेज कम तेज पड़ेगा ना, ज्यादा तेज नहीं पड़ेगा और दूसरा प्रकाश उस पर फैलेगा। तो बस वो उसी चीज को इंडिकेट किया गया है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य, ठीक है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर भी ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। जो ध्रुव होते हैं सूर्य की किरणें कैसी होती हैं? तिरछी होती हैं ध्रुव की तरफ, सीधी नहीं होती। सीधी होती तो प्रकाश तेज पड़ता और तिरछी है इसलिए प्रकाश ज्यादा तेज नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, मध्यम रहता है और इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध जब स्टूडेंट उस इमेज को देखेगा बोलेगा इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कह रहे हैं? तो शीतोष्ण कटिबंध क्यों कह रहे हैं, उष्ण कटिबंध क्यों कह रहे हैं? उष्ण का मतलब गर्म होता है कि इस क्षेत्र में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहता है और शीतोष्ण हो गया तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्लियर लिखा हुआ है
कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। अगर आप ये बोलें ये ध्रुव पर ऐसी कंडीशन क्यों होती है कि वहां पर बर्फ, ग्लेशियर जो रहते हैं, बर्फ जो रहती है वो जमी रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ऐसा तिरछा है, तिरछे की वजह से जो प्रकाश है उस पर तेज नहीं पड़ता है, तो तेज नहीं पड़ता है और फैल जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं कंडीशन ये होती है कि ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवव्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवव्रत, ये चीजें अभी आप देख चुके हो बेटा, ध्यान आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया शीतोष्णकटिबंध यानी कि ये वाला हिस्सा। शीतोष्णकटिबंध बेटा यहां भी है और शीतोष्णकटिबंध यहां पर भी है। क्यों है? क्योंकि ये तिरछा है और तिरछा होने के कारण आप, और यहां पर जो बीच वाला जो है ये कहीं ना कहीं एक मध्यम मतलब मध्यम, ज्यादा जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर है ना कम है, ठीक है। तो यहां पर, और ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं ये वाला जो क्षेत्र है तो समशीतोष्णकटिबंध। ये मैं सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसका इमेज बना लें, इसका एक ग्राफ बना लें, इसी तरीके की आकृति बना लें और इनको आप लिखना चालू कर दें तो आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये इमेज बहुत जरूरी है, यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवव्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवव्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहते हैं। अब देखो शीत कटिबंध है तो वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है तो वो क्या है, और उष्ण है तो वो क्या है। तो इसलिए आपको इन चीजों को इमेज के तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर इमेज आपके दिमाग में आ गई तो ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई, और अगर वो क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं। बस इमेज को दिमाग में बिठाना है, उसको बनाना है, बढ़िया डायग्राम बना के आप ध्यान रखो, 2-4 बार बना डालो, टेंशन खत्म, ठीक। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध के उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत यानी कि दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये शीत कटिबंध क्यों कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं बेटा, मैं वो बता देता हूं आपको, ये आपने पढ़ा हुआ था, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध, यानी कि ध्रुव के अंदर ध्रुव के जो आपका ध्रुव व्रत है उसके अंदर की ध्रुव की ओर चले जाओ, इधर ध्रुव व्रत है, इधर ध्रुव की ओर चले जाओ, तो ये वाला जो क्षेत्र है ज्यादा ठंडा पड़ता है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि सूर्य की किरणें ज्यादा तेज यहां पर नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा जरूरत से ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए यहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है। ठीक है, शीत कटिबंध कहलाते हैं। इमेज का ये पूरा कुछ अलग नहीं है, सब आपने पढ़ा देख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देशांतर क्या होती हैं, अभी अपन पढ़ रहे थे अक्षांश के बारे में। देशांतर क्या होते हैं, देशांतर होती है वो खड़ी लाइनें, ठीक है। जिस प्रकार से हम अक्षांश में जा रहे थे, आड़ी लाइनें थे, ऐसे देशांतर में जाएंगे। चूंकि इसमें लिखा हुआ है देशांतर क्या है, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त तो कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखो हम जैसे मान लो ये वाली लाइन के भरोसे चलें, ठीक है, इसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें नंबर डले हुए हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि भैया लेफ्ट में, राइट में, हम लेफ्ट में इस पॉइंट पर हैं, राइट में इस पॉइंट पर हैं, पर आप किस लाइन पे चल रहे हो, आप इस पे चल रहे हो, 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 ये कैसे इंडिकेट करोगे। तो उसके लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है कि आप अगर इन लाइनों पर चल रहे हो, यानी कि आप 3rd नंबर के पॉइंट पर हो, ठीक है, 3rd नंबर के पॉइंट पर हैं, लेकिन 3rd नंबर के पॉइंट पर हम लेफ्ट में कहां पर है, कितना स्पेस है लेफ्ट में, या राइट में कहां पर है, राइट में जाएंगे तो कहां पर है, लेफ्ट में जाएंगे तो कहां पर है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्थान विशेष की जानकारी के लिए यहां पर भी उन्होंने देशांतर का प्रयोग किया है। तो हम इस तरीके से मान लो इस पॉइंट पर आना होगा हमें, तो इस पॉइंट पर आने के लिए हम एक 32 का एंगल बना देंगे, और 32 में भी
3 के लेफ्ट में अगर इधर जाएंगे तो 3 के लेफ्ट में हम सेकंड नंबर पर पहुंचेंगे। 3 के लेफ्ट में सेकंड, मान लो इस तरीके से नंबर डले हुए हैं, तो 3 से जाएंगे तो हम सेकंड नंबर, तो यहां पर पता चलेगा कि ये 1 2 3, ठीक है, यहां पर अपन को आना है। तो कहने का मतलब ये पोजीशन अपन को पता चलेगी। तो अब यहां से अगर देखा जाए कि 2 नंबर से कहां पर जाएंगे, थर्ड नंबर पर जाएंगे। 2 से कहां से जाएंगे, 3 नंबर पर जाएंगे, या 3 से कहां जाएंगे, 2 नंबर पर जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं हमें उस दूरी का पता चलेगा। तो अक्षांश पर नंबर अलग डले होंगे, मान लो यहाँ पर ABCD डाल दिया जो भी है, तो अपन उससे उसकी पोजीशन बता पाएंगे कि कौन सा कहां पर है, ठीक है। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं एक देशांतर यानी कि जो इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होंगी तो वो हमारे देशांतर होंगे, लैटिट्यूड होंगे तो वो हमारे अक्षांश होंगे। तो अक्षांश के बारे में बेटा बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन देशांतर के बारे में, ठीक है। अब देखिए, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, ठीक है, टोंगा प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है, इसकी कैपिटल है नुकुअलाफा, ठीक है, और शायद इसकी करेंसी जो है पांग, ठीक है। तो टोंगा द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत इसको काउंट करते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में आता है ये, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का राइट साइड वाला पोर्शन है, अगर आपको पता हो तो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस, एक मॉरिशस द्वीप का नाम सुना होगा, इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, एक ही अक्षांश पर है, यानी दक्षिण डिग्री अक्षांश पर, यानी कि यहां इनको अगर देखा जाए तो 20 डिग्री दक्षिण पर है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी ये अच्छी बात है कि ये 20 नंबर पर है, ये 20 नंबर पर है, लेकिन फिर भी इनकी कंडीशन क्या है। अब मान लो इसको हम 20 नंबर बोल लेते हैं, ये 20 नंबर बोल लेते हैं, मान लो सपोज ये 20 नंबर है, तब 20 नंबर पर है भैया ये दोनों, लेकिन कहाँ इनकी पोजीशन क्या है, क्या यहाँ पर आपका मॉरिशस है, क्या यहाँ पर आपका मॉरिशस है, या यहाँ पर आपका मॉरिशस है। 20 नंबर पर तो है, 20 नंबर पर टोंगा भी है, 20 नंबर पर मॉरिशस भी है, लेकिन 20 नंबर पर मॉरिशस राइट साइड में कहाँ पर है, राइट साइड की पोजीशन क्या है या लेफ्ट साइड की पोजीशन क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए जब राइट और लेफ्ट का अगर अपन को थोड़ा सा कंफ्यूजन खत्म करना है तो हमें कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यही एक उदाहरण दिया गया है कि 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, और इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाएगा या उसको देशांतर कहा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट जाएं, लेफ्ट जाएं, ठीक है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है। जहां अभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती हैं, तो जहां पर मिलती हैं उसको अपन 0 शून्य बोल देते हैं। तो इसको एक बार और पढ़ लेंगे कि उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाएगा और प्रत्येक अंश को मिनट में, ठीक है। यानी कि 2 अक्षांशों को मिनट में मापेंगे और उसी से ही हमारा एक टाइम सेट है। जैसे हम ग्रीनविच टाइम जो के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया की पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पर है हम, और 82.5 डिग्री होने के कारण जो 0 डिग्री देशांतर है जो हमारा ब्रिटेन वाला एरिया है यूरोप महाद्वीप में, तो वहां से हम 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। 5.5 घंटे हम उससे आगे हैं। उगते सूरज का देश जो है जापान को कहते हैं, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं। तो ब्रिटेन जो आएगा आपका 0 डिग्री पर, अभी अपन आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरी इमेज दी है इसमें, सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन है चीजों को पढ़ो और अच्छे से समझो। उनके बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है, प्रत्येक अंश को मिनट में,
और मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं, वो तो है ही, नॉर्मल बात है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है। देशांतर को भी अपन देखेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है और घटते घटते 0 पे पहुंच जाती है। एवं ध्रुवों पर अगर पहुंच गए हम तो शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर यामोत्तर आपस में मिलते हैं। तो जहां पर ये देशांतर मिलेंगे वहां पर बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है पृथ्वी की अगर देखा जाए, अभी आपको आगे इमेज मिलेगी देखने को, जैसे कि ये इमेज है, इस तरीके से ये हो गए बेटा आपके देशांतर। इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गए देशांतर। और यहां पर ये जो मिल रहा है ना, इसको बोल देते हैं बोले 0 डिग्री। तो ध्रुवों से जैसे उत्तर इधर की ओर मिलेंगे तो भी उसको 0 डिग्री पे, इधर पे जाएंगे तो भी 0 डिग्री पे। आप समझ में आ रहा है ना, इमेज को देखने की वजह से ही आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। और इमेज का बड़ा ही इफेक्ट है हमारे मस्तिष्क पर, ठीक है। इसलिए आप नॉर्मली बुक से पढ़ रहे हो वो कुछ और है, लेकिन बुक से जब आप बुक में ही जब इमेजेस को देखोगे, उसको समझोगे, तो वो कुछ और है। बड़ी जल्दी अपने माइंड के अंदर ये चीजें सेट होती हैं। तो 0, अब यहाँ पर क्यों है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इमेज के हिसाब से जहां पर ये जुड़े हुए हैं देशांतर, उस चीज को अपन बोलेंगे कि वहां पर 0 डिग्री। ये भी 0 डिग्री लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। यहाँ पर 180 लिखा हुआ है, वह 180 डिग्री तक, ठीक है। 90 डिग्री ये आ गया पूरब में, और ये आ गया इधर पश्चिम वाला क्षेत्र 90 डिग्री पर आ गया, ठीक है। 90 डिग्री पर है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर ऐसा झुका हुआ है ना, इसलिए ये 90 इधर है, ये 90 इधर है। और बाकी का ये कभी नहीं भूलना कि ये पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, ठीक है। तो 180 देशांतर में उनको मान लो जैसे बांट दिया गया, 180 में बांट दिया गया देशांतरों को, ठीक है। तो उस तरीके से अपन उसको पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, यही वाला पॉइंट पढ़ा था हमने, 82.5 डिग्री पर हमारे इंडिया की पोजीशन है। ये चीज अभी आगे समझ में आएगी कि हम 5.5 घंटे किस तरीके से आगे होंगे, ये चीज अभी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इस इमेज को आप समझ ही गए हैं कि ये यहाँ पर जो मिलान हो रहा है उसको 0 क्यों बोल रहे हैं। यहाँ 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ेगा, 90 है, फिर 120 है, फिर 150 है, फिर 180 है, कि इस तरीके से 180 जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। क्योंकि इसका जो कहीं ना कहीं अक्षांशों का इस तरीके से जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, और यहां पर जाएंगे तो ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, उसको समझना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जो ग्रीनिच होता है, ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनिच, यहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। तो ब्रिटिश में, ब्रिटेन में है, इसलिए ब्रिटेन को 0 डिग्री उन्होंने रखा, इसमें स्थित है। और यहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ठीक है। यानी ये ऐसा क्यों किया गया, ये ग्रीनिच क्या है, तो ग्रीनिच यहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है, ब्रिटेन की, यूरोप महाद्वीप के अंदर, इसलिए इसको ग्रीनिच टाइम लिया गया है। तो ग्रीनिच से टाइम से जीएमटी से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं 5.5 घंटे आगे, यानी कि हम एक सेंटर पॉइंट रखेंगे, यहां पर 0 डिग्री ब्रिटेन होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहां जाएंगे तो हम प्लस में जाएंगे, ठीक है, यहां पर हम प्लस में जाएंगे। और जब इधर पहुंचेंगे तो इधर भी 1 2 3 4 5, लेकिन यहां पर जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, ये यानी कि अगर हम ब्रिटेन के राइट साइड वाली कंट्री को लेंगे तो वो हमेशा बढ़ते में टाइम जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे हमारा इंडिया 5.5 घंटे आ गया, ठीक है, हमारा इंडिया 5.5 घंटे आगे, और इंडिया से और आगे आ जाओ आप, चीन में आ जाओ, जापान में आ जाओ, तो वो और भी आगे आ जाएंगे, ठीक है। और इधर हम इधर पहुंचते हैं तो इधर से ये चीज कम होगी, ये 1 घंटे कम होगी, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, इस तरीके से। तो आप इन चीजों को भी आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ ग्रीनिच क्यों लिया गया, ग्रीनिच कहाँ है, ब्रिटेन की प्रयोगशाला है, तो वहां पर उन्होंने 0 डिग्री लिया है। और यहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, इस यामोत्तर को ही हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। तो यामोत्तर क्या है, यामोत्तर में क्या करेंगे हम, जो देशांतर है ये पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर होगा वो, और यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहेंगे 0 डिग्री को, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर है,
ठीक है। और यहां से हम 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री तक। तो इसमें जो दिया गया है ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर यानी यामोत्तर, जो मुख्य प्रमुख यामोत्तर आपका कहां पर है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर कहां से होकर गुजर रही है, ब्रिटेन से होकर गुजर रही है। ब्रिटेन में भी कौन सी जगह को माना है, ग्रीनिच को माना है। तो यहां पर एक वेधशाला है उनकी जो भी, तो उसी को ही उन्होंने एक सेंटर पॉइंट बना के रखा है। उसके अगर राइट साइड में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। बिल्कुल 180 डिग्री अपन ने ऊपर इमेज में देखा था। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, ठीक है, 20 डिग्री के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं, ठीक है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें, और अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर की एक सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप इस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्थान विशेष की हम जानकारी ले सकते हैं। ये 180 डिग्री जाएगा और वो फिर अक्षांश है, तो अक्षांश और देशांतर को मिला के हम एक स्थान विशेष की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए असम लिखा हुआ है कि भाई असम में धुबरी, सादिया से धुबरी पट्टी अगर आपने सुना होगा, ठीक है, सादिया से धुबरी पट्टी आपने नाम सुना होगा। देखें तो इसमें 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। एक पोजीशन आ गई, इससे आप बता सकते हो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि जो देशांतर होगा आपका तो पूरब भी होगा और पश्चिम भी होगा, और जो आपका अक्षांश होगा वो उत्तर भी होगा और दक्षिण भी होगा। इसलिए इसकी एक पोजीशन बताई गई है कि इसकी पोजीशन कहां पर है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि अपन अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे तो जो भूमध्य रेखा से जाएंगे हम अक्षांश की ओर, मान लो तो हम अक्षांश पे पहुंच रहे हैं, और अक्षांश में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, क्योंकि सेंटर पॉइंट कौन सा है, भूमध्य रेखा। तो ये उसके उत्तर में 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर लेफ्ट में राइट में जाएंगे तो लगभग 90 डिग्री देशांतर पर ये होगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री आपने पढ़ा था और 90 डिग्री पढ़ा था, 90 डिग्री टू 180 डिग्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इमेज में अगर आप देखते हैं, इसी चीज को समझते हैं हम, ये वाली पॉइंट है, ठीक है। तो असम की बात कर रहे हैं बेटा, असम जो है आपका देखो यहां पर ये वाला पोर्शन है, तो 90 डिग्री पूर्वी लिखा हुआ है उसमें। असम यहां तो नहीं है, पश्चिम में तो नहीं है, कहां पर है, पूरब में है, तो ये 90 डिग्री इसलिए लिखा हुआ है। और उत्तर में 26 क्यों लिखा हुआ है, उत्तर में 26 क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए उत्तर में 26 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां से अपन, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से अपन ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो देखो 23.5 डिग्री तो ये है, यानी उत्तर में जाएंगे अपन, तो उत्तर में पहुंचेंगे तो यहां पर कहीं पर आपको असम की पोजीशन मिलेगी। पर यहां से अपन को पूरब में देशांतर को भी देखना पड़ेगा कि देशांतर की पोजीशन क्या है, क्योंकि यहां पर जाएंगे इंडिया के मैप में, जब राइट साइड में बिल्कुल चले जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और अरुणाचल प्रदेश से लेफ्ट साइड में देखेंगे थोड़ा सा यहां पर, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें असम मिलेगा। तो असम की धुबरी, मतलब एक स्थान विशेष की जानकारी लेने के लिए आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या होगी, आपके माइंड के अंदर वो आ सकता है, उसका एरिया आ सकता है, वो कहां पर है, ठीक। तो ये एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है, और उस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी स्थान विशेष की, चाहे वो हमारी इंडिया की पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो किसी देश, कोई भी देश है, तो वो कहां पर, उसकी पोजीशन क्या है, तो इससे एक लाइन में लिख के हम उस चीज को इंडिकेट कर सकते हैं। पर इस चीज को थोड़ा सा समझना, ये जो है आपको पता है, ये जो अक्षांश होते हैं, जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो अक्षांश यानी 0 डिग्री है, और इधर अगर देखा जाए 23.5 डिग्री, और फिर इधर 66.5 डिग्री पर लिखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा 66.5 डिग्री पर होगा, ठीक है। देखते हैं अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है,
तो अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, धुबरी के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब उस बिंदु को देखें जहां से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और इस बिंदु में धुबरी की सही स्थिति होगा। अब इसमें कहीं ना कहीं आगे भी इमेज दिया हुआ है, देखिए ये इमेज दी है। तो इस इमेज में अभी आपने एक तो पढ़ा था उत्तरी वाला एरिया, ठीक है, उत्तर में पढ़ा था, और एक पढ़ा था आपने दक्षिण में। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी जो है उससे अपन स्थान विशेष की जानकारी रख सकते हैं। हो सकता है वो इन दोनों कनेक्ट कर रहा हो तो यहाँ पर कहीं है या यहाँ पर कहीं है, तो इस तरीके से अपन ये इनको बता सकते हैं, ठीक है। इसकी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है आगे कि अब उस बिंदु को देखें जहां से दोनों रेखाएं, तो अभी अपन उसको समझ रहे थे। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। मतलब एक इस तरीके से आप एक लाइनें खींचें और उनका अध्ययन करें। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अणा तक अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचें और इन छोटे वृत्तों को आ व सा द के नामों पर भी व्यक्त करें। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इनको कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको कनेक्ट करेंगे तो ये वाला एरिया निकल के आएगा और ये वाला एरिया निकल के आएगा। यहाँ पर मान लो ये एरिया निकल के आ गया, तो इस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं, इस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उस हिसाब से हम उस स्थान विशेष की पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। इसमें अभी ये देख लो आप 0 डिग्री, इसको ये जो 0 डिग्री जा रहा है, ये जो सेंटर आ रहा है ना, तो इसको कहीं ना कहीं एक आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं बेटा, इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। जिस तरीके से कर्क रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है, और आपका एक मकर रेखा होता है, इसीलिए 0 डिग्री जब आती है ना, उसको हम आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि आर्कटिक ओशियन से होके आ रही है। दूसरा ये वाली जो रेखा होगी 0 डिग्री, ये हमारे ब्रिटेन से होके गुजरेगी। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से होकर क्यों गुजरेगी? क्योंकि ब्रिटेन में एक प्रयोगशाला है ग्रीनिच, और ग्रीनिच की वजह से ही हम ग्रीनिच टाइम देखते हैं कि हम उससे आगे हैं या पीछे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पूरा एक सेंटर है जो 0 डिग्री पर जाएगा। इधर जा रहे हैं अपन 30-60 पर जा रहा है, इधर भी 30-60 पर जा रहा है, तो इस चीज को, ठीक है। और यहां से हम गए, यानी कि जो आपका रेखा 0 डिग्री है, इससे 20, 40, 60, मतलब इससे अपन को ये देखेगा कि ये 20 डिग्री है, 40 है। देखो इनकी जो लंबाई है वो तो अपन ने ऊपर फैक्ट पढ़ लिया कि ये घटेगी, लेकिन इनके जो नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन जाते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दक्षिण में गए तो यहाँ पर 20, 40, 60 इस तरीके से आ जाएगा, उत्तर में गए 20, 40, 60 इस तरीके से नंबर्स डले हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अपन जल्दी से। ये देखिए, अब आपको इस इमेज को देख के कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इस इमेज को देख के आपको समझ में आएगा, कुछ नंबर्स डले हुए हैं। चलो मैं आपको इंडिया की पोजीशन तो बता ही देता हूं, ठीक है। देखिए अब आपको और क्लियर दिखेगा, ये देखिए आप। अब यहां पर अच्छी बात है कि आपको कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी दिख रहा है और आपका इंडिया भी दिख रहा है, ठीक है। आपको दूसरे देशों से कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आपका इंडिया भी दिखेगा, ठीक है। देखें इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया, हमारा भारत है, वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। 82.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे। और जो आपका ब्रिटेन है, ये लिखा हुआ है बेटा इंग्लैंड, ठीक है। और ये जो इंग्लैंड है ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से यहां पर कहीं ना कहीं जी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जी बना हुआ है, जी 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 जी, ग्रीनिच, यानी कि बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। अब यहां से अपन जैसे ही राइट साइड में जाएंगे, देखो +1 दिख रहा है आपको, यहां भी +1 दिख रहा है, ये +1 है। यहां गए +3, +4, +5, फिर यहां पर अपन आते हैं तो यहां +5 यानी 5.5 आ जाएगा, मतलब ये 6 नंबर पे आ गया। इधर 7, ये फिर ये 8 आ गया। यानी कि जो चाइना है ना आपका, चाइना वो 8 है, यानी कि ग्रीनविच टाइम से चीन जो है 8 घंटे आगे है। हम 5.5 घंटे आगे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे राइट साइड की ओर, वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है कि 0 डिग्री से हम राइट साइड में जाएंगे तो हम प्लस में इंडिकेट करेंगे, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम उसको माइनस में इंडिकेट करेंगे, ठीक है।
तो ये जो आपका इंग्लैंड का जो एरिया है वो इस तरीके से आपका ग्रीनिश से जा रहा है, तो आप स्वाभाविक है इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, उम्मीद ये वाली लाइन जो है ना इसको आप इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जहां से होकर गुजरेगी वो 0 डिग्री, इसके पहले बस ए कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करेगा आपका जो देशांतर है उसकी पोजीशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। देखिए इस प्रकार से आप लाइनें करोगे तो उससे आपको एक पोजीशन पता चलेगी, किसी भी कंट्री के बारे में आप बताओगे। थोड़ा सा और डिटेल पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। देखिए अब आप देखेंगे कि वृत्त आ और खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो आप अन्य वृत्तों से आप समझ सकते हो, चूंकि एक प्रैक्टिकल करने के लिए दिया हुआ है उसमें बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। देशांतर और समय, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, जो देशांतर और समय के बारे में अपन पढ़ते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, बिल्कुल सही बात है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, दिन होना, रात होना, तो यह समय का निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होगी। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा जो सूर्य उदय के समय में और सूर्यास्त के समय में सबसे लंबा समय होगा। ठीक है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्या लिखा हुआ है? ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थिति क्या होगी? सभी स्थानों पर दोपहर होगी। सुबह मतलब जिस पर सूर्य पड़ेगा तो वहां पर दोपहर होना चाहिए। ठीक है, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, इस चीज को याद रखना। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में स्थित हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये मैंने आपको इमेज में बता दिया था। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर लगभग 360 डिग्री घूम जाती है। तो जो अक्षांश है उनको हमने 360 डिग्री पर लिया है, और जो देशांतर है वो 180 डिग्री। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री एवं 4 मिनट 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो 1 घंटे में 15 और 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री जो आपका देशांतर होगा उस तरीके से, तो 4 मिनट का अंतर होगा। यानी हम 82.5 डिग्री में जाएंगे, 5.5 घंटे निकल के आएंगे। अभी मैं उसकी डिटेल समझाऊंगा। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, तो इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं, और ग्रीनिच से 15 डिग्री पूरब में, ठीक है, 15 डिग्री पूरब में, यानी कि समय होगा आपका 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे। दोपहर के 12 बजे होंगे ब्रिटेन के अंदर, तो हमारी इंडिया में शाम के 5:30 बजे होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो ब्रिटेन के अंदर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं। और इस प्रकार की स्थिति कभी आप देखेंगे कि वनडे मैच होते हैं, तो उसमें आप डे नाइट मैच होती है, तो उसमें ये कंडीशन होती है कि हम जब मैच देख रहे हो तो हमारे यहाँ रात हो रही होती है, वहां पर बढ़िया सूरज निकल रहा होता है, उजाला हो रहा होता है, कुल मिला के अपन बोलते हैं यार यहाँ तो बढ़िया दिन है, अपन यहाँ पर रात है। तो कहने का मतलब वो टाइम का
अंतर आ गया। और खासतौर से अमेरिका में चले जाओ तो और भयंकर कंडीशन, वो तो 0 डिग्री पर ही है। अब इधर तुम अमेरिका में जाओगे तो वो और ज्यादा पीछे जाएगा, तो उसमें अपन को ये अपना समय भी काउंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर 7 घंटे माइनस में चले जाओ आप, 5.5 घंटे अपन आगे हैं ब्रिटेन से, तो हम 5.5 घंटे आगे 5.5 ये जोड़ना पड़ेंगे, 7 घंटे वो जोड़ना पड़ेंगे, यानी 12 घंटे का अंतर। अमेरिका में चले जाओ तो अमेरिका में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 12 घंटे का अंतर हो रहा है, उसमें दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा अंतर अपने आप में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय 1 घंटे पीछे होगा। यहां 12 बज रहे हैं, वहां पर क्या बज रहा होगा बेटा? 11। ठीक है, वहां सुबह के 11 होंगे। इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। तो कहने का मतलब इस चीज को आपको समझना है, 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो वो क्यों होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब ये क्यों होता है, इसका आंसर बेटा आपके सामने आ चुका है, आपने पूरी डिटेल पढ़ ली है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है। ये भी पूछ सकता है पेपर के अंदर कि 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो कितना घूम जाती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी तो आप बता सकते हो कि 1 घंटे में, या मिनट में पूछ लेगा, घंटे पूछ लेगा, कोई भी समय, वो कुछ भी दे देगा आपको। लेकिन अगर आपने ये लॉजिक याद है ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छा फैक्ट है, समझने लायक चीज है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। ठीक है, उस स्थान का, क्योंकि समय अलग अलग जगह भी क्यों है, क्योंकि आप समझ गए हो ऊपर इमेज से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। ठीक है, यानी देशांतर पर अगर आप ये वाला पॉइंट देखेंगे, उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे, तो यहां पर जितनी भी कंट्री होंगी इस लाइन में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक काफी सारी कंट्री होंगी, सब में समय एक जैसा ही होगा, एक सीक्वेंस में होगा। यानी इंडिया के ऊपर चले जाओ, इंडिया के नीचे चले जाओ, इंडिया के नीचे से अपन को श्रीलंका मिलेगा और उसके नीचे तो समुद्र मिलेगा, हिंद महासागर। लेकिन ऊपर जाएंगे तो हमें इंडिया के ऊपर रूस मिलेगा। तो रूस के अंदर कुछ जगह ऐसी होंगी, हालांकि 11 मानक है रूस में तो, लेकिन फिर भी रूस में अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो वहां पर एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पर जो हमारे इंडिया में जो समय होगा वही समय रूस के अंदर भी होगा। लेकिन पूरे रूस में नहीं है, क्योंकि रूस का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण रूस में लगभग 11 मानक हैं जो सबसे ज्यादा हैं। यानी कि हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि 11 अलग अलग जगह टाइम में डिफरेंस है उसमें, क्योंकि रूस जो है आपका इस तरीके से है, और दूसरा काफी सारा एरिया, यानी कि उससे कई देशांतर निकलेंगे। यानी मान लो आप 11 देशांतर निकल रहे हैं, मान के चलो आप, तो दो देशांतर की वजह से ही उसके देश में समय का अंतर होता है। ठीक है, तो यहां तक का बेटा क्लियर हुआ होगा। और स्थानीय समय समान है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखें इस चीज को भी आप समझेंगे। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। देखिए, तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी की जो पोजीशन है, सॉरी हमारे इंडिया की जो पोजीशन है, वो हम 82.5 डिग्री पर है, तो इसलिए 5.5 घंटे हमने इसको रखा है। दूसरा, हमारे इंडिया की जो लेंथ है वो इस तरीके से है, तो इसलिए हम जो में विड्थ बोलेंगे इसको, तो विड्थ हमारी ऐसे है, तो हमने एक पूरे एक माप बना लिए कि इतने एरिया में हम अपने इंडिया का एक समय निश्चित करके रखेंगे। ठीक है, तो 82.5 डिग्री यहां से गया, तो वो इलाहाबाद वाला जो आपने प्रयाग सुना होगा, प्रयाग से 82.5 डिग्री होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखें, उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन भाग होता है। बिल्कुल सही बात है कि रेलवे का जो है वो टाइम का थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है।
तो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, असम का डिब्रूगढ़ है और गुजरात में द्वारका है, ठीक है। इनमें स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। यानी कि यहां पर हम कहीं ना कहीं सूर्योदय सूर्यास्त की बात करेंगे तो इसमें 1 घंटा 45 मिनट का अंतर यहां पर आता है, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो लेंथ है ना, ये हमारी जो है 2933, ठीक है। विड्थ जो है ना हमारे पूरब से पश्चिम की ओर 2933 है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, पूरब से पश्चिम। तो देखते हैं 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी कि देशांतर तो हमारा इधर से भी गुजरा है, 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 लेकिन हमने एक सेंटर पॉइंट लिया। अगर ऐसा बोलते हैं कि क्या एक ही देशांतर हमारे भारत से निकला है, नहीं, पर हमने एक देशांतर का इस्तेमाल किया, एक देशांतर को अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाया है कि हम उससे अपनी इंडिया का एक सेंटर लेंगे और इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में उसी को ही हम एक अपना एक समय निश्चित करके चलेंगे। इसलिए हमने कहीं ना कहीं 82.5 डिग्री पूरब को, इसी को ही हमने एक अपना एक ग्रीनिश टाइम में इसको जोड़ा है और इसी के द्वारा हमारे दोनों एरिया, चाहे वो असम अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे हमारा गुजरात हो, वहां पर टाइम मैनेजमेंट सही है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस चीज को इंडिकेट किया गया। तो इसको हम चाहते तो यहां मानते तो यहां पर समय का अंतर आ जाता, यहां मानते तो यहां पर समय का अंतर आता, यहां मानते तो यहां पर समय का अंतर आता। इसलिए हमने इसी को, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसको ही 82.5 डिग्री पूरब को ही हमने अपना एक ग्रीनिश टाइम क्यों माना है, वो इसलिए माना है जिससे कि हम पूरब और पश्चिम के जो राज्य हैं उनमें समय को सही से व्यवस्थित कर सकें। आपको अभी भी पता है, आप कॉल करके पूछेंगे तो वो जो समय का अंतर होगा, सूर्योदय सूर्यास्त में थोड़ा अंतर हो सकता है कि अपने यहाँ जल्दी से सूरज उग गया, बिल्कुल सुबह के 6 बज रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, लेकिन उधर देखेंगे तो थोड़ा अंतर दिखेगा सूर्योदय सूर्यास्त में, समझ रहे हो। लेकिन वहां पर जो टाइम मैनेजमेंट होगा, जो उनकी घड़ी सेट है, वो हमारे हिसाब से ही सेट होगी। यानी कि कहने का मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है 5.5 घंटे आगे तो आगे, यानी कि एक टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने इस देशांतर को चुना है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, आपको पता है। अब जो देशांतर बढ़ेगा, इसमें गैप ज्यादा बढ़ेगा तो समय का अंतर आएगा, इसलिए उन्होंने उस चीज को मैनेज करके चला है। और कभी आप जीएमटी का देखेंगे, आप कभी एक टाइम सेट करने के लिए आएगा कंप्यूटर में, ऑनलाइन आप अपनी पोजीशन बताएंगे आप कहां पर है, तो उसमें एक पोजीशन आती है कि आप किस जीएमटी में है। आप अपने मोबाइल के अंदर भी उस चीज को देख सकते हैं। जो ग्रीनिच वॉच रहती है, वर्ल्ड वॉच रहती है, वर्ल्ड वॉच में देखना आप, तो आपकी इंडिया की पोजीशन जब इंडिया आएगा तो इंडिया में 5.30 आ जाएगा कि या 82.5 डिग्री 5.5 घंटे, यानी कि वो चीज आएगी, इंडिकेट होगी जीएमटी का। तो जीएमटी से आपको पता चलेगा कि आपकी इंडिया की पोजीशन क्या है, उसी से ही समय निर्धारित होगा, ठीक है। तो यहां तक का बेटा आपका क्लियर हुआ होगा और आगे अपन पढ़ लेते हैं। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 82.5 डिग्री पूरब को याद रखना है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूरब को मानक यामोत्तर माना गया है, हमने इसी को ही लिया। ऐसा नहीं है कि हम 82.5 डिग्री से ही 82.5 डिग्री अकेली हमारे भारत से होकर गुजर रही है, नहीं, समझ में आ रहा है ना। कहीं ना कहीं हमने 82.5 डिग्री को सही माना है, उसी को ही अपनाया है कि भैया हमारी पोजीशन ये होगी और यही हमारी टाइमिंग होगी, ठीक है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। हमारे भारत का मानक समय लगभग 82.5 डिग्री पूरब को ही अपन को याद रखना है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो पूरब है उसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है पूरब, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है और वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे, लंदन में कितने बज रहे हैं भैया, 2 बज रहे हैं, और 2 बजे शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे।
क्योंकि 5.5 घंटे आगे है ना। और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। स्वाभाविक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। बोले कितने हैं बेटा? 11 हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है, इसलिए उसमें लगभग 11 मानक हैं और वो समय को डिसाइड। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि प्रत्येक समय क्षेत्र बांटा गया है और इसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी को एक एक घंटे वाले यानी कि 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी 24 घंटे का बना दिया। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो 24 घंटे में हम लगभग 15 डिग्री देशांतर को काउंट कर लेते हैं और 1 डिग्री देशांतर में लगभग 4 मिनट के अंदर वो अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यहां तक का क्लियर होता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे, यामोत्तर का मान क्या होगा, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाएगा, ध्रुवों के नजदीक पाया जाएगा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है आप अपने हिसाब से इनके आंसर बिल्कुल आप घर पर इनको सॉल्व करेंगे। जितना मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि अभी आपने पढ़ा है और आपके उसमें भी इसको बस टिक करो, कौन सा आएगा, 90 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, या फिर शीत कटिबंध किसके नजदीक इमेज बनाएंगे, इमेज से देशांतर को किस में बांटा गया, 360 में, 180 में या 90 में। देशांतर होंगे तो बेटा 180 में होंगे, आपको पता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, स्वाभाविक है दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ग्रिड किसका जाल है, यानी अक्षांश समानांतर रेखा में देशांतरों का, या कर्क रेखा मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का। तो अपन जो ग्रिड लाइन होगी वो कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतरों का माप होगा। इस तरीके के ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन के आएंगे। ठीक है, तो बेटा जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपका कहीं ना कहीं अक्षांशों और देशांतरों वाला जो टॉपिक था, ये टॉपिक 2 नंबर का जो आपकी यूनिट थी, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही होगी कि भाई मैं आपको उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। ठीक है, बाकी का आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और अपना एक फीडबैक भी दे सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार का जैसे कंफ्यूजन है या जो भी है, वैसे तो बुक से इतना कुछ मटेरियल है तो 1% कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप देखेंगे नीचे एक स्क्रॉल में आपका एक पूरी डिटेल चल रही है कोचिंग की हमारी, और नीचे नंबर भी चल रहा है। तो स्वाभाविक है आप उस नंबर पर व्हाट्सअप करके मैसेज में पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का। तो और आगे जाके हो सकता है आपकी लाइव क्लास भी आपको मिलने लगे, लाइव क्लास मिलने लगेगी तो फिर स्वाभाविक है। पर क्या है, हम अपने हिसाब से टाइम का मैनेजमेंट देखेंगे। जब टाइम मैनेजमेंट हमारा सूटेबल होगा उसके हिसाब से हम टाइम को सेट करेंगे कि भाई इस टाइम को आपकी लाइव क्लास लगेगी। तो अभी टाइम मैनेजमेंट हमारा थोड़ा सा सेट अभी नहीं है, जैसे ही होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। बाकी का आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, तो आप अपने हिसाब से जब भी देखें तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे अभी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल इतना चाहिए कि आप उसको वीडियो को शेयर करें, जिससे ये मैसेज अधिक से अधिक स्टूडेंट पे पहुंचे कि हाँ भाई हम ये नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसका लाभ सारे स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। और ये क्लास देने का सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमसे जुड़ें, कि हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ेंगे और स्वाभाविक उनको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका आप अच्छे से रिवीजन करें, पढ़ें और PDF को आप डाउनलोड कर लें और बताएं भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक का आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज में जो भी क्वेश्चन है उनको अपने स्तर पर जो आपने पढ़ा, जो यूनिट पढ़ी, उसका पूरा आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।